लर्नर्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि इंग्लिश में होगा और उसकी हम फुल यूनिट की भी ट्रांसलेशन करवाऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि फुल यूनिट की ट्रांसलेशन करवाई जाए तो सब बच्चे 9th-10th में ख़ुद यूनिट की रीडिंग कर सकते हैं। मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग आप डिक्शनरी से लिख सकते हैं। और जब मैं MCQs एक्सप्लेन करती हूँ तो सारा यूनिट उसके अंदर आता है। MCQs फुल यूनिट में से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारे टॉपिक्स सम हाउ कवर हो जाते हैं। और अगर कोई रह गया तो मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम यूनिट 6 के पहले MCQs देखते हैं। MCQs विल बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। MCQs सारे एक्सप्लेन होते हैं, साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन होते हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी जब एक्सप्लेन होंगे तो कोई एक आध टॉपिक ही रह गया हो तो रह गया हो, उसको मैं एडिशनल क्वेश्चन में कवर कर दूँगी। तो सबसे पहला MCQs ये है कि इंसानी जिस्म का अडल्ट बॉडी बोलते हैं नौजवान जिस्म। तो जो नौजवानों का जिस्म है उसका 60% पानी पर मुश्तमिल होता है, वाटर पे होता है। और पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट रिवर कौन सा है? ये पिछली वीडियोस में भी मैंने बहुत से इमेज शो किए हुए हैं, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। सबसे बिगेस्ट रिवर कौन सा है पाकिस्तान का? सिंध है, दरियाए सिंध। और बाकी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? वो छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स जो कि एक बड़े रिवर के साथ मिलकर समंदर में जा गिरती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज़। और सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम कौन सा है? सबसे बड़ा डैम कौन सा है पाकिस्तान का? तरबेला डैम है। और ये किस रिवर पे बना हुआ है? ये दरियाए सिंध पे बना हुआ है। अभी जब शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी तो मैं इसका इमेज भी शेयर करूँगी आपके साथ कि पहले रिवर सिंध बनाएंगे हम और फिर देखेंगे कौन कौन से रिवर कहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो उर्दू वाले बच्चों को तो मैंने एक हिंट दी है, उनको तो अच्छी तरह याद हो चुका है कि जैसे अलिफ बे वगैरह आते हैं ना तरतीब से, ऐसे ही तरतीब से दरियाओं के नाम भी आते हैं। पहले जीम आता है तो जेलम, जीम के बाद चे से चनाब, फिर रे, रावी, और उसके बाद रे के बाद सीन, सुतलज। तो जो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो सबसे लंबा दरिया है दरियाए सिंध, और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ में से जो लंबी ट्रिब्यूटरी है, जो लार्जेस्ट है, वो सुतलज है। फिर सबसे बड़ा डैम कौन सा है? दरियाए सिंध पे ही बनाया गया है ये डैम, तरबेला डैम। और भी डैम है, उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर ग्राउंड वाटर, सबसे पहले तो इरिगेशन का सोर्स है पंजाब के अंदर। इरिगेशन मतलब पानी देना, खेतों को मसनूई तरीके से पानी देना। अब खेत के अंदर आपके बागात भी आ जाएंगे, जितने भी आप फसल वगैरह उगाते हो सारे। पंज आब है ना, पंज मतलब 5, आब मतलब दरिया। तो 5 दरियाओं से हम जहाँ पे पानी दे रहे हैं ज़मीन को, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पंज आब। तो वहाँ जब 5 दरियाओं से दे रहे हैं तो सबसे मेजर सोर्स इरिगेशन का पंजाब के अंदर है ये। फिर पाकिस्तान की जो मोस्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली लिटिल रेनफॉल। पिछले यूनिट में भी आपने अगर वीडियो और से देखी है तो मैंने बताया था कि मानसून जो यहाँ पे बारिशें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वो जुलाई से सितंबर तक होती हैं और अच्छा खासा पानी उस दौर में मिलता है पाकिस्तान को। तो मानसून में तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है। अब लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को ना किस सीज़न में बहुत कम बारिश होती है। कंपैरेटिवली मतलब मुकाबलतन, किससे मुकाबला करेंगे? मानसून के मुकाबले में अगर देखा जाए तो विंटर में बहुत कम रेनफॉल होती है। और विंटर में ये रेनफॉल कहाँ से आती है? मैंने पहले भी बताया था, वेस्टर्न विंड्स लाती हैं ये रेनफॉल। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बिग नंबर ऑफ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड, कहते हैं रोज़ी कमाने को। तो अपनी रोज़गार कमाने के लिए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा कंट्री इंडस्ट्रियल तो कंट्री तो है नहीं, इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अपने मुल्क को इंडस्ट्रियल कंट्री कह सकें। तो हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे। इसके बाद ग्राउंड वाटर सोर्स कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो हमारा दरियाए सिंध है और दरियाए सिंध की सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो मैंने अभी बताई। तो सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर सोर्स है वो इंडस बेसिन एक्वायर है।
नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 8 है आपका कि जो गोल ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन मतलब पानी देना खेतों को आर्टिफिशियली। वैसे खेतों को पानी बारिश की सूरत में मिलता है, वो नेचुरली होता है, लेकिन इरिगेशन में हम जो पानी प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं या जितने भी गार्डन्स वगैरह हैं, उनको हम आर्टिफिशियली देते हैं। आर्टिफिशियली मतलब बारिश की तरफ अगर होगी तो वो नेचुरल होगा, लेकिन अगर हम बारिश के बजाय नहरें खोद कर या किसी और ट्यूबवेल खोद कर या कुछ और बनाकर पानी दे रहे हैं अपनी ज़मीनों को, अपनी फसलों को, तो वो आर्टिफिशियल सोर्स है, तो वो इरिगेशन में आएगा। तो इरिगेशन का गोल क्या है? मेन गोल किसको प्रोवाइड करना? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है। 9 क्वेश्चन इज़ कि हमने सी वाटर से साल्ट्स को रिमूव करना है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डिसैलिनेशन। इसका मतलब यही है कि सी वाटर से साल्ट्स को, जितने भी नमकियात हैं, उनको अलग करना। और MCQs नंबर 10, वाटर इफ़िशेंट क्रॉप्स क्या होती हैं? इफ़िशेंट होता है मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करें। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपका टाइम रिसोर्स है, आपकी जितने भी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो सारे आपके रिसोर्स हैं। तो इफ़िशेंट क्रॉप्स कौन सी होती हैं? यहाँ पे हम पानी के लिहाज से देख रहे हैं, तो जिसके अंदर कम चीज़ें यूज़ हों। इफ़िशेंट क्रॉप्स कौन सी होंगी? ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर कम से कम पानी चाहिए हो। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी आंसर। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पेज नंबर गिवन हैं, इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख के भी अपलोड करने हैं, वीडियो में डालने हैं, तो जिसको जो अच्छा लगे वो वहाँ से कर सकता है। हमने 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने हैं डैम्स के। अब डैम्स क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तो वाटर का सोर्स क्या है? रेन है, बारिश। ठीक है, बारिश के ज़रिए अब पानी जो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा आ गया मानसून सीज़न में, तो हमने उसको कैसे सेव करना है? तो डैम्स बना के हम करते हैं ताकि पानी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकें, और गर्मियों में जब हमारे पास अगर शॉर्टेज हो पानी की, तो उसको यूज़ किया जा सके। और डैम्स क्यों बनाते हैं? सबसे पहला तो इसका जो पर्पस है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है डैम्स का, वाटर रिजर्वर्स का। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि हम फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। वाटर का फ़्लो कैसे कंट्रोल करेंगे? अब अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, दरिया तो बह गए, पानी तो बह के आगे जाएगा, तो जब पानी बह के जा रहा है तो हम एक मुनासिब जगह पे डैम्स बना लेते हैं ताकि पानी के फ़्लो को कंट्रोल कर सकें। तो पहला इसका पर्पस क्या है? फ़्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। दूसरा पर्पस क्या है इसका? इतना ही लिखेंगे आप। कहाँ तक? फ्लडिंग इन कम्युनिटीज़ डाउन स्ट्रीम, जो नीचे की तरफ कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ से पानी बह रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उधर कम्युनिटीज़ को आपने सेव करना है फ्लड से। इतना ही लिखेंगे आप शॉर्ट 1 में, लेकिन शॉर्ट 3 में यह पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट 3 में साथ एक्सप्लेन कर दूँगी इसी के अंदर। अब अगर डैम बना होगा तो जो पानी दरियाओं से निकल के बह रहा है, उससे क्या होगा? तो जो जितने भी नीचे इलाके आ रहे हैं, जो कम बुलंदी पे हैं, वहाँ पे सैलाब की सूरत आ जाएगी। तो डैम के ज़रिए क्या होता है? हम वो पानी सारा सेव कर लेते हैं और पब्लिक हमारी महफूज रहती है। अदरवाइज़ उनके घर भी डूब जाएं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाएं। तो इससे क्या होता है? डैम्स बनाने के ज़रिए फ्लड का जो इम्पेक्ट पड़ता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? सारे जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, रोड्स हो गए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारे का सारा हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, तो और क्रॉप्स, इसके अलावा जितने भी लोग हैं। तो अगर हम पानी के फ़्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डैम्स बनाना ज़रूरी है। तो ये पूरा जो पॉइंट होगा आपने शॉर्ट 3 में लिखना है, और शॉर्ट 1 में आपने सिर्फ थोड़ा सा लिखना है जितना आपके ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। और शॉर्ट 3 में आप थोड़ा सा आगे ऐड करेंगे, एज़ दे कैन होल्ड मोर क्वांटिटी। इसमें क्या करना है आपने जो लिखा हुआ है साथ, कि डैम्स क्या करते हैं? मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर कर सकते हैं स्टोर। तो इस तरह भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। किस सीज़न में करेंगे ये सारा कुछ? ये सारे का सारा काम, यानी पानी को स्टोर करने का काम, गर्मियों के सीज़न में होगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बारिशें ज़्यादा होती हैं, मानसून रेन ज़्यादा होती है। और फिर इसके बाद क्या है? इससे डैम्स के ज़रिए फ्लड का रिस्क कम हो जाता है। कैसे कम होगा? क्योंकि पानी तो सारा का सारा सेव हो गया ना,
जो रिवर्स ओवरफ्लो कर रही थी, यानी उनके अंदर सैलाब आ गया था, पानी नीचे बह के आ रहा है, तो जो दरियाओं के ऊपर, रास्ते के ऊपर हमने बना लिए डैम्स, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। तो पहला पॉइंट हो चुका, हमने 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने हैं। तो जो पहला इम्पैक्ट होगा वो आपने यहाँ तक बताना है, इस जगह तक। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट है इरिगेशन। जो डैम्स बनाते हैं, इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, डैम्स के ज़रिए हम कैनाल्स बनाते हैं, नहरें बना के फसलों को पानी देते हैं, और ये हम सारा साल भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो हमारे इरिगेशन को मुतासिर नहीं करते। इरेटिक का मतलब होता है बेतरतीब होना, इनकंसिस्टेंट, यानी कभी कम बारिश हो जाना और कभी ज़्यादा हो जाना। तो अगर ऐसा कोई चांस होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं या बारिशें बहुत कम हो गई हैं, तो वो हमारी इरिगेशन प्रोसेस को या इरिगेशन सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और डैम्स का फ़ायदा यहाँ पे कैसे होना है, हमें इस तरह होगा कि बारिश कम होगी तो हमारी फसलें कम नहीं होंगी, मतलब फसलों को नुकसान नहीं होगा। तो इससे फूड सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, यानी हमें ये खदशा नहीं होता कि हमारे मुल्क में इस साल ये वाली फसल नहीं हुई या नहीं होगी क्योंकि बारिशें नहीं हुई। तो डैम्स हमारी फूड सिक्योरिटी की ज़मानत हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, इसमें हमने जितना मार्क किया वो इतना ही करना है आपने। अब वाटर थ्रू लिखा हुआ है, थ्रू काटेंगे आप, वहाँ लिखेंगे रिजर्वर्स, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे इंक्रीज़, क्योंकि ज़्यादा हैं तो इंक्रीज़ नहीं आएगा। वाटर रिजर्वर्स इंक्रीज़ एग्रीकल्चर आउटपुट। कैसे एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे कि बारिशें ना हों तो वो हमें, हमारा जो प्रोडक्शन होती है जितनी भी, चाहे कोई भी फसल है, तो वो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी अगर बारिशें नहीं होंगी तो। लेकिन डैम्स होने का फ़ायदा क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट यानी कि फ़सलों की जो पैदावार है वो मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि पानी डैम्स के ज़रिए बाकायदगी से, रेगुलरिटी के साथ मिल रहा है फसलों को। तो इससे क्या होता है, हमारी फ़सलों की जितना भी आउटपुट है वो बढ़ता है। पानी मिलेगा तो फसलें अच्छी होंगी ना। तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। फूड सिक्योरिटी, अभी मैंने बताया कि हमें ये डर नहीं होगा कि हमें फूड ही नहीं मिलेगा क्योंकि बारिशें नहीं हुई। और इस तरह जो गाँव के रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ बेटर होती हैं। फिफ्थ पॉइंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखना है। पहले आप लिखेंगे दे। अब इन्वायरमेंट के लिहाज से कैसा काम करते हैं हमारे डैम्स, वो क्या करते हैं, वो वाटर सप्लाई को और स्टोरेज को ड्राई सीज़न में या ड्राई स्पेल के दौरान उसे रेगुलर रखते हैं। पानी मिलता रहता है किसको, फसलों को, कैनाल्स के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए। तो ड्राई स्पेल में हमें नुकसान नहीं होता। यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के अंदर है, लॉन्ग 3 के अंदर, साथ साथ मैं इसको आगे मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगी लॉन्ग के अंदर भी। तो ये अच्छा खासा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा आपका। ओके, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से खेतों को पानी देना, चाहे वो फसलें हैं, चाहे वो पौधे हैं, जो भी है, आपके बागात हैं। और जिन इलाकों में बारिश कम या ज़्यादा हो, यानी रेगुलरिटी ना हो, कभी कम हो रही है, किसी सीज़न में ज़्यादा हो रही है, तो उन इलाकों के अंदर ये एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है मेथड। और मेन गोल ऑफ इरिगेशन क्या है कि पानी देना है। किसको देना है, आपके बागात को, फील्ड्स को, सब चीज़ों को, ताकि हमारी क्रॉप्स मुतासिर ना हो, उनकी प्रोडक्शन मुतासिर ना हो। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो पुराने ज़माने में टेक्निक्स होती थी, पहले लोग कैसे पानी देते थे अपनी फ़सलों को या बागात वगैरह को, बकेट्स के ज़रिए, यानी कुएं से पानी निकाल के। तो अब ये जो तरीका है, जो अब मुख्तलिफ तरीके यूज़ कर रहे हैं। अब ड्रिप इरिगेशन यूज़ हो रही है इससे, और फ्लड इरिगेशन, यानी फ़्लड के ज़रिए अगर फ्लड आ गया है, अगर सैलाब आ गया, तो उसको हमने मैनेज कर लेना है। कैसे मैनेज करना है, डैम्स के ज़रिए और कैनाल्स के ज़रिए। तो इसको मैनेज करके जो हम आर्टिफिशियल तरीके से अपनी फ़सलों को पानी देते हैं, बागात को पानी देते हैं, उसे कहते हैं इरिगेशन। इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं। जियोलॉजिकल मैनेजमेंट का यहाँ से देखें आप, पानी नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से जज़ब होते हुए, फिर ये रॉक्स हैं नीचे, रॉक्स के नीचे जाके पानी का वाटर टेबल नज़र आ रहा है आपको,
यहाँ तक पानी आता है और फिर हम इस पानी को कैसे निकालते हैं, वाटर पंप के ज़रिए। वाटर पंप के ज़रिए इस पानी को निकालते हैं। तो इस तरह जो डीप डाउन द ग्राउंड होता है पानी, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जियोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। अब ये वाटर टेबल की एक एग्जांपल मैंने शो की है। वाटर टेबल मीन यहाँ तक पानी है, यहाँ तक है तो ठीक है, लेकिन पानी इतना ऊंचा हो चुका है, बार बार पानी मिलने की वजह से लगातार ज़मीन को पानी मिल रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रही, तो ये वाटर टेबल इतना ऊंचा हो रहा है कि ज़मीन तक के ऊपर तक आ रहा है। तो जब वाटर टेबल राइज़ कर जाता है, ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर टेबल जब राइज़ करेगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वाटर लॉगिंग। और इसी के साथ अगली डायग्राम देखें, ये सैलिनिटी की है। इसमें क्या है, ये पानी वाटर टेबल इतना ऊंचा हुआ कि ज़मीन के ऊपर आ गया और साथ ही साल्ट्स भी ऊपर आ गए हैं। साल्ट्स और पानी दोनों ज़मीन के ऊपर आ गए हैं। अब गर्मी से ये पानी ड्राई हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, तो साल्ट्स किधर जाएंगे, इधर ही रहेंगे साल्ट्स सारे। तो जो साल्ट्स ज़मीन के ऊपर आ गए जो कि नीचे होने चाहिए थे, ये ज़मीन के अंदर जब साल्ट्स ऊपर आ जाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं सैलिनिटी। इसका एक इमेज देखें आप लोग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाए, वाटर टेबल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वाटर टेबल का मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे जो पानी है जो कि खेत के लिए ज़रूरी होता है, पौधों को उगाने के लिए। जैसे आप पौधों को पानी देते हैं तो अगर एक हद से बढ़कर अगर पानी दें, सारा दिन ही पौधों को अगर पानी देते रहें तो पानी बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा उस गमले वगैरह से। तो ऐसा ही कुछ हाल ज़मीनों के साथ भी है। अगर ज़मीन को मुसलसल पानी मिलता रहे तो, और ये कब होता है, जब हम डैम्स के से कैनाल्स लेके जाएं, पानी दें फसलों को, तब यानी वो कैनाल्स जो कि सारा साल चलती रहती हैं, कहाँ से आती हैं वो पेरिनियल कैनाल्स, कहाँ से निकलती हैं, डैम्स के ज़रिए। तो वो कैनाल्स क्योंकि सारा साल चलती रहती हैं, सारा साल पानी मिलता रहता है खेत को या ज़मीन को, तो उसके अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत नहीं रहती। तो वाटर टेबल मतलब ज़मीन के नीचे वाला पानी वो ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर आ जाता है कि वो जो जितना पानी पौधों की ग्रोथ के लिए चाहिए था वो उससे बढ़कर होता है, तो जो नुकसान देता है। तो इससे क्या होता है, हमारी इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम का रिज़ल्ट्स आते हैं। इससे इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम मतलब ये कि हमारी फसलों को नुकसान होता है, प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं होती। तो वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, ज़मीन के नीचे वाला पानी इतना बुलंद हो जाना कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाए। वाटर टेबल का मतलब है ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है ना, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पौधों को नुकसान देगा। इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। ये और सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी में भी यही कुछ होता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें सैलिनिटी मतलब साल्ट्स जितने भी हैं ना, वो उसके अंदर बढ़ जाती है, उनकी मिकदार इतना ज़्यादा होता है साल्ट्स उसके अंदर कि वो ऊपर आता है ज़मीन के ऊपर, और उससे क्या होता है, पानी को वो जज़ब नहीं कर सकती, सारे साल्ट्स क्योंकि ऊपर आ गए हैं। तो जो पानी था, वाटर लॉगिंग जो थी, अब पानी तो ऊपर आ गया, लेकिन अब पानी वो जाएगा किधर, वो पानी तो सूरज से ड्राई हो गया, इवेपरेट हो गया। तो अब जो उसके अंदर साल्ट्स थे वो सारे के सारे किधर रह गए हैं, वो सारे के सारे ज़मीन के ऊपर रह गए हैं। तो जो ज़मीन के ऊपर वाइट जितनी भी जगह होगी साल्ट्स ही साल्ट्स होंगे, तो वो भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी जगह पे हम लोग फसलें जो क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो ऐसी हालत को बोलते हैं कलर, वाइट हर तरफ से ज़मीन हुई होती है। इसका इमेज भी मैं आपको भी शो करती हूँ। तो दोनों सूरतें, चाहे वो सैलिनिटी है या वाटर लॉगिंग, ये ज़मीन के लिए नुकसानदेह है। समझ लें ये कि ज़मीन की ये बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज़मीन की 2 बीमारियां बताएं जो कि प्रोडक्शन को या क्रॉप्स को मुतासिर करती हैं, तो ये दोनों बीमारियां हैं। कौन सी हैं? एक तो वाटर लॉगिंग है, ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत बुलंद हो जाना, और सैलिनिटी क्या है, वो पानी तो बुलंद होके ऊपर आ गया, लेकिन अब वो जो पानी था ऊपर आया हुआ था वो तो इवेपरेट हो गया, ड्राई हो गया, तो जितने भी नमकियात ऊपर आए थे वो ज़मीन के ऊपर ही रह गए। तो ये क्या है, सैलिनिटी। जो ये फर्स्ट इमेज है ये क्या है, वाटर लॉगिंग, पानी ऊपर तक आया हुआ है।
अब इसमें पानी ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद जितने भी उसमें साल्ट्स थे, नमकियात थे, सोडियम था, जो भी नमकियात थे वो ऊपर रह गए, पानी इवेपोरेट हो गया। तो ये सैलिनिटी और ये वाटर लॉगिंग। शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी रीड आउट करने लगे हैं। पहले लिखा हुआ है एडवांटेजेस, फ़ायदे, ये तो पता है सबको। एक्सटेंसिव का मतलब होता है लार्ज स्केल, जो बड़े पैमाने पे हमारा इरिगेशन सिस्टम है। अभी हमने कहा ना पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम है वो एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब बड़ा, लार्ज स्केल। कैसे बड़ा है, पहले भी मैंने बताया MCQs एक्सप्लेन करते हुए कि इसमें दरिया सिंध जो है सबसे बड़ा दरिया है और वो साथ उसके 4 और दरिया हैं, टोटल 5 दरिया जो कि पूरे पंजाब के अंदर पानी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर पानी का एक सोर्स है। तो यहाँ पे हमने इसके फ़वाइद देखने हैं, 5 इसके एडवांटेजेस देखने हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज, जितना ब्रैकेट के अंदर है आप उतना ही करें, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला फ़ायदा क्या है इसका कि फ़ूड आउटपुट इंक्रीज़ होता है। फ़ूड आउटपुट इंक्रीज़ कैसे होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। पानी मिलेगा तो पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो ऐसे क्या है, पहला एडवांटेज क्या है इसका इरिगेशन सिस्टम का कि प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक ही साल के अंदर हम उस प्लांट को जो जिसकी भी हम प्रोडक्शन चाह रहे हैं उसका साइकिल चला सकते हैं, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स लगा के। यानी अगर एक ही साल के अंदर हम गंदम भी और मकई भी दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है फूड सिक्योरिटी। ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि अगर बारिशें ना हुई तो डैम्स की वजह से, कैनाल्स की वजह से, हमारे इरिगेशन सिस्टम की वजह से हमें खुराक की कमी का मसला नहीं होगा, खुदा न ख्वास्ता कहत का मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा, पानी मिल रहा है फसलों को बारिश के ज़रिए भी, इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए भी, फूड आउटपुट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब फूड आउटपुट प्रोडक्शन ज़्यादा है अगर हमारी, यानी फ़ूड हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो वो फूड हम अपने यूज़ से जो फालतू जितना भी होगा, जितना भी सरप्लस फूड होगा, वो हम डिफरेंट कंट्रीज़ को बेच कर भी अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है इससे, तो इस लिहाज से भी ये बेनिफिट है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और कम्युनिटी स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लोगों की जो कंडीशन है, माशी सूरत हाल है, वो इससे बेटर होती है, उनके पास फूड अवेलेबल होता है। तो रिलायबल का मतलब होता है ऐसा वाटर सोर्स है आपका, सप्लाई रिलायबल है ना, कि पानी कंस्टेंटली मिलता रहता है फसलों को, ठीक है। और इससे क्या होता है, मिलियंस ऑफ जो हमारे जितने भी देहाती लोग हैं, रूरल एरियाज़ के हैं, जितने भी रूरल एरियाज़ के पाकिस्तानीज़ हैं, अगर उनको ड्राउट यानी खुश्क साली, जब पानी की कमी को कहते हैं, या कोई दूसरी अगर क्लाइमेट फ्लक्चुएशन आती है। क्लाइमेट फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि हमारी आबो हवा तब्दील होती है। फ्लक्चुएशन का मतलब कमी या ज़्यादती होना, तब्दील होती रहना। तो इस सूरत हाल में हमारी कम्युनिटी की जो हालत होगी वो स्टेबल रहेगी। अगर पानी कम है, बारिशें कम हुई, ड्राउट की कंडीशन है, तो पानी कहाँ से मिल जाएगा हमें, इरिगेशन सिस्टम से, तो कम्युनिटी हमारी स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट फ़ायदा इसका क्या है, जितने भी फार्मर्स हैं मुख्तलिफ़ तरह की वो फसलें उगाएंगे इरिगेशन सिस्टम की वजह से। और जब मुख्तलिफ़ तरह की फसलें उग रही हैं, मुख्तलिफ़ फल उग रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितनी भी फसलें हैं या जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, तो ये हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल होगी। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसको चेंज कर देना, थोड़ा बहुत चेंज कर देना। तो इससे वैरायटी हमारे पास आती रहती है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। तो इससे हमारी जो इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हमें ये फ़ायदा है कि हमारी वैरायटी कायम रहती है, इनकम बढ़ती रहती है। सिक्स्थ पॉइंट है इसका कि न्यूमरस का मतलब है बहुत सारे डैम्स हैं हमारे। 5 तो बड़े मशहूर डैम्स हैं जो पहले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करूँगी मैं भी। तो इसके अलावा बेशुमार छोटे छोटे डैम्स भी हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर बिजली की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। और इससे क्या होगा,
हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे जितना भी डिपेंड हम करते हैं कि बिजली उसी से पैदा करनी है, तो उस पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फूड कंट्रोल ऑलरेडी एक्सप्लेंड के डैम्स के ज़रिए, जैसे तरबेला डैम है, मंगला डैम है, इसके अलावा भी बहुत सारे डैम्स हैं हमारे, उनके ज़रिए मानसून सीज़न में हम पानी स्टोर कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, फ्लड कंट्रोल है, जितना भी फ्लड आने का ख़दशा होता है डैम्स के ज़रिए मानसून सीज़न में, स्पेशली गर्मियों में, तो इससे फ्लड्स का ख़तरा नहीं होता, रिस्क कम हो जाता है फ्लड्स का डैम्स होने की वजह से। तो ये आपके 5 इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट या एडवांटेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका शॉर्ट 6 क्वेश्चन है, सीजनल फ्लक्चुएशन इन वाटर क्वालिटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब मुख्तलिफ सीज़न के अंदर पानी का जो बहाव है, जो फ़्लो है, वो कैसे मुतासिर होता है सीज़न से, कैसे उसकी क्वालिटी कम या ज़्यादा हो जाती है। तो सीज़न्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली का मतलब है बहुत हद तक अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ वाटर फ़्लो को ये इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हैवी रेन्स हैं तो उससे वाटर फ़्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लड्स की वजह से ना, तो फ्लड कैन बी द रीज़न ऑफ लोवरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब अगर फ्लड्स आते हैं, ठीक है, अगर सैलाब होते हैं तो क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे ये करेंगे, लो कर देंगे। पानी नॉर्मल वे में मिल रहा है फसलों को तो वो ठीक रहेगा, लेकिन जब हद से ज़्यादा मिलेगा तो क्या मसला बनेगा, वाटर लॉगिंग का बनेगा और फिर सैलिनिटी का बनेगा। दूसरा क्या है, ड्राई सीज़न में क्या होगा, बारिशें कम होंगी तो भी पानी की क्वालिटी, फ़्लो की क्वालिटी कम होगी ना, पानी होगा ही नहीं। तो ड्राई सीज़न हो या रेनी सीज़न, ये दोनों इम्पैक्ट डालते हैं, फ्लक्चुएशन डालते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर पे। फिर ग्लेशियर्स में क्या होता है, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े तोदों को बोलते हैं। मतलब बर्फ़ के समझ लें, पहाड़ तो नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े बड़े टुकड़े समझ लें। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो उससे भी हाई क्वालिटी ऑफ वाटर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मेल्ट हो रहे हैं तो पानी वो कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। तो सीजनल फ्लक्चुएशन यानी सीज़न अगर चेंज हो रहा है, गर्मी या सर्दी का या बहार का आ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर हमारी इससे भी अफेक्ट होती है। इसका मैंने एक क्वेश्चन लिख के भी अपलोड करूँगी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। डियर लर्नर्स, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 7th, और इन क्वेश्चंस को देखें, अगर आप एक दफ़ा रीड आउट करें खुद सब बच्चे, तो अच्छी तरह अंदाज़ा होगा आपको कि सारा तकरीबन यूनिट इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि आपने बताने हैं सस्टेनेबल मेजर्स। सस्टेनेबल का मतलब होता है ड्यूरेबल। ऐसे मेजर्स बताने हैं कि जिससे हम पानी को वेस्टेज ना हो सके, पानी को ज़ाया ना कर सकें। ऐसे मेजर्स लें जो कि पायदार हों, जो ड्यूरेबल हों, चलने वाले मेजर्स बताने हैं आपने, जो कि सदाबहार चलें। ऐसा नहीं कि आज चल रहे हैं तो कल हमारे हालात ख़राब हो गए तो हम नहीं चला सकते। तो सस्टेनेबल मेजर्स बताने हैं आपने। सबसे पहला तो ये है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों, सबसे पहला मेजर क्या करना है आपने, रेन वाटर को यूज़ करना है। जितना भी है घर के इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूजेज के लिए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए, या आप अगर इरिगेशन के लिए भी चाहिए आपको पानी कलेक्ट तो कर सकते हैं ना आप। कैसे कलेक्ट करेंगे, आप बाल्टियाँ वगैरह रख के कलेक्ट कर सकते हैं। घर की छतों से जब पानी नीचे बह रहा होता है उसको कलेक्ट कर सकते हैं आप किसी ड्रम वगैरह के अंदर। तो कलेक्ट करना है और फिर उस रेन वाटर को यूज़ भी करना है। अगर आप पीने के लिए नहीं करेंगे तो अपने घर के अंदर बर्तनों को धोने के लिए, फ़र्श धोने के लिए, कपड़े या पौधों को पानी देने के लिए इसको यूज़ करें आप। सेकंड कौन सा है कि आपने इरिगेशन के मेथड्स, इफ़ेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करनी है। और वो कौन सी टेक्निक्स हैं, ड्रिप सिस्टम के ज़रिए ताकि पानी ज़ाया ना हो, स्प्रिंकलर के ज़रिए जैसे आप स्प्रे करते हो, तो ऐसे ताकि पानी का वेस्टेज कम से कम हो। थर्ड कौन सा है, इसी के अंदर है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लॉन्ग के अंदर भी ये आ जाएगा। डिसैलिनेशन का मतलब होता है ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें कि जहाँ पे सैलिनिटी है या वाटर लॉगिंग है, वहाँ से हम कम से कम कॉस्ट के अंदर ऐसे तरीके हम यूज़ करें कि वहाँ पे डिसैलिनेशन को ख़त्म कर सकें।
जितने भी साल्ट्स वगैरह हैं, जो नमकियात आ चुके हैं पानी के साथ ऊपर ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं, उनको ख़त्म कर सकें। फिर क्या है, जियोलॉजिकल मैनेजमेंट हम करें। जियोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब ये है, जियो का मतलब है अर्थ, जियोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जितना भी पानी ज़मीन के ऊपर आया बारिश से, वो ज़मीन के अंदर जज़ब होता है, तो जज़ब होते होते वो ज़मीन के बिल्कुल नीचे चला जाता है, एक ऐसे लेवल पे जाता है जहाँ पे परमिएबल रॉक्स होती हैं और उससे नीचे तक चला जाता है वो। तो ये जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स से हम पानी ऊपर नहीं ला सकते, तो एक्वीफायर हम इसके लिए यूज़ करते हैं। हैंड पंप्स के ज़रिए जब हम पानी नीचे से निकालते हैं ज़मीन से, तो ज़मीन के नीचे से बहुत नीचे गहराई करके निकाला जाता है, तो इसको एक्वीफायर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रॉक्स वगैरह को तोड़ कर ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं, पानी की कमी हो तो एक्वीफायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है। 6th पॉइंट कौन सा है कि हमने पब्लिक को अवेयर करना है कि कैसे उन्होंने पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, उसे ज़ाया होने से बचाना है। तो इसका सबसे अहम तरीका ये है कि जब आप हाथ धो रहे हों तो जितना पानी जब चाहिए हो तो खोलें आप टैप को, अदरवाइज़ बंद कर दें। ये नहीं है कि आप हाथ धो रहे हैं और पानी साथ साथ बहता जा रहा है, आप सोप अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी, तो पानी बहता जा रहा है, तो वेस्टेज को आपने बचाना है। इससे क्या होगा, और पोल्यूशन से भी बचाना है। जैसे हम अगर कहीं जाते हैं सैर के लिए, तो दरिया के किनारे सारे रैपर सब कुछ फेंक देते हैं, प्लास्टिक बैग्स वगैरह, तो पोल्यूशन से बचाना है और पानी को महफूज करना है। कैसे महफूज करना है, उसको ज़ाया नहीं करेंगे तो महफूज रहेगा। फिर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन का मतलब है रूल्स। ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि इंडस्ट्रीज़ अगर पानी को आलूदा करें तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके हैं, जितने भी ओनर्स हैं, और उनको फ़ाइन किया जाए। लॉज इतने सख्त हों कि कोई भी पानी को आलूदा ना कर सके। जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आप आलूदगी नहीं फैलाते, रैपर्स वगैरह रोड वगैरह पे नहीं फेंकते, आपको डर होता है फ़ाइन का, पनिशमेंट का। तो ऐसे ही रूल्स सख्त किस्म के यहाँ पे भी बनाए जाएं। और लास्ट पॉइंट है इसका कि आप ऐसे वाटर मैनेजमेंट की जाए कि पानी ज़ाया ना हो सके। वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है कि डैम्स बना के, छोटे छोटे डैम्स बना लें, अगर बड़े नहीं बना सकते क्योंकि उस पर अच्छी खासा ख़र्चा आता है, अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो छोटे छोटे डैम्स बना के देहाती इलाकों में पानी को स्टोर किया जाए। तो इन सब तरीक़ों के ज़रिए, ये ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, और ऐसे हैं जो ड्यूरेबल हैं। हमने सस्टेनेबल बताने थे, तो सस्टेनेबल मेथड्स हैं ये सारे, कोई से भी आप 5 कर सकते हैं। एक्सप्लेन ऑलमोस्ट मैंने सारे कर दिए हैं।